हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, दैट इज़ इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं, बट हम वो सारे एग्जेम्पशंस नहीं करेंगे। हम वो एग्जेम्पशंस करेंगे जिसके क्वेश्चन स्टडी मटेरियल और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है, या फिर पास एग्जाम में वो एग्जेम्पशन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस भी हैं जो कि जनरली क्वेश्चन आता ही है, एंड क्योंकि एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि इससे आपको एक एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम पढ़ेंगे, फिर वो एसईजेड वाला करेंगे एंड अदर 3-4 और इनकम करेंगे जिसके क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 की एग्रीकल्चर इनकम। हमको सबको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है ना। कौन कौन से एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो अगर अपना कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, उससे अपने को रेंट रिसीव हो रही है, तो उसको हम मानेंगे कि वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। सेकेंड, अगर हमारी नर्सरी है तो वो उससे जो भी इनकम होगी वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। उसके बाद अगर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपन सेल कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जो भी हम फर्दर पढ़ेंगे। एंड देन है कि अगर अपन कोई हाउस से अपने को रेंट मिल रहा है, वो हाउस हमारे लिए स्टोर हाउस वगैरह टाइप का यूज़ हो रहा है, तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। बट फॉलोइंग चीज़ों को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज या ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। नाउ मैंने बताया कि जो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है विद रिस्पेक्ट टू सम कंडीशन हम उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो अगर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपन कर रहे हैं और उसी को एज इट इज़ रॉ फॉर्म में ही अपन इसको सेल कर दे रहे हैं, तो वो जो होगा वो हमारा सारा टोटल 100% उसमें जो भी इनकम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। बट अगर वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अपन सेल करने से पहले कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसमें वो प्रोसेस करना कंपलसरी है सेल करने के लिए। ठीक है, मतलब बिना अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर हम प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो बिकेगा नहीं। तो उस केस में भी हमारा जो भी इनकम होगा उसमें 100% एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। वे प्रोसेस इज कंपलसरी फॉर सेल। बट अगर यहाँ पे आपका जो प्रोसेस करना कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन को आप ऐसे भी बेच सकते हैं, उसको प्रोसेस करके शुगर भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ पार्ट आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा एंड कुछ पार्ट आपका पीजीबीपी इनकम होगा। ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन बताएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम में जो फर्दर आप प्रोसेस कर रहे हैं उसका जो फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो माइनस जितना आपका कॉस्ट लग रहा है। एंड अगर आप नॉर्मल पीजीबीपी में जितना भी आप सेल कर रहे हैं माइनस जो भी आपका फेयर मार्केट वैल्यू है एग्रीकल्चर इनकम का वो लेंगे, एंड माइनस फर्दर प्रोसेस का जो भी इनकम है वो लेंगे। तो इससे हमारा एग्रीकल्चर इनकम एंड पीजीबीपी इनकम निकल जाएगा। इसका क्वेश्चन है जो कि क्लियर हो जाएगा इससे। उसके बाद यहाँ पे 3 रूल है, 7A, 7B एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रबर, टी एंड कॉफ़ी के बारे में। तो 7A हमको इनकम बताता है फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। तो यहाँ पे हमारा 65% जो भी इससे इनकम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। फिर जो 35% होगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। जो हायर रहता है वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम होता है, एंड जो लोअर रहता है वो हमारा बिजनेस इनकम होता है। ये सब क्वेश्चंस में, ठीक है। और टी में भी टी, और अगर हम रूल 8 के हिसाब से ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टी का, तो उसमें 60-40 होगा, मतलब 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% आपका बिजनेस इनकम। एंड अगर आप मैन्युफैक्चर या ग्रो कर रहे हैं कॉफ़ी और उसको सिर्फ ग्रो और क्योर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 75% एंड 25% आएगा। पर उसको अगर आप रोस्ट और ग्राउंड भी कर रहे हैं तो उसमें 60 एंड 40 आएगा। तो सबसे पहले रबर में 65 एंड 35, ग्रो एंड क्योर कर रहे हैं तो 75-25, रोस्ट और ग्राउंड कर रहे हैं तो 60-40, एंड टी का भी हमारा है 60-40। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है पार्शियल इंटीग्रेशन का। तो पार्शियल इंटीग्रेशन में जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों रहता है, तो इस केस में अगर हमको एसएससी को जो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीआई कोई भी हो सकता है, और जो एग्रीकल्चर इनकम है ना वो मोर देन ₹5,000 है। तो इसमें बेसिकली आप 7 स्टेप्स फॉलो कर लें। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको पार्शियल इंटीग्रेशन निकालने बोल रहे हैं, ये 7 स्टेप लिखे अपने आप आपका पार्शियल इंटीग्रेशन आ जाएगा। फर्स्ट में आपको सबसे पहले जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो लिखना है। सेकंड स्टेप में आपको जो एग्रीकल्चर इनकम है वो लिखना है। थर्ड स्टेप में आपको उसका एग्रीगेट कर देना है दोनों का, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जो अभी एग्रीगेट आया उस पर आपको टैक्स निकाल देना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा 4th स्टेप तक हो गया। 5th स्टेप में आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम लेना है। बी मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम लेना है और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लेना है। नाउ व्हाट इज़ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अगर आप इंडिविजुअल नॉर्मल रेसिडेंट है तो 2,50,000, अगर आप सीनियर सिटीजन है दैट इज 60+ है तो वो 3 लाख हो जाएगा, सुपर सीनियर तो 5 लाख हो जाएगा। उस हिसाब से आपको बेसिक एग्जाम्पशन ले लेना है। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर भी आपको टैक्स निकाल लेना है। अब जो हमने दोनों टैक्स निकाले वो दोनों को माइनस कर लेंगे तो अपना नेट आ जाएगा। ठीक है,
ओके, अभी ये दो पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये SZ वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एग्रीकल्चर इनकम हुआ, उसके बाद ये नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 10(10)(BC) दैट इज कंपेंसेशन रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। तो अगर कोई भी डिजास्टर हो रहा है, डिजास्टर कहाँ डिफाइन है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। तो अगर कोई भी कंपेंसेशन रिसीव हो रहा है कोई भी इंडिविजुअल को या कोई भी लीगल हाई को बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कोई कंपनी आपको दे रहा है तो उस वो आपका एग्जाम्प्ट नहीं होगा। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है कोई भी कंपेंसेशन, क्योंकि डिजास्टर हुआ है किसी भी इंडिविजुअल को या उसके लीगल है को, तो वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 10(26)(A). यहाँ पे है स्पेसिफाइड इनकम ऑफ सिक्किम्स इंडिविजुअल। तो कोई भी सिक्किम का इंडिविजुअल है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, अगर उनको कोई भी सोर्सेज हो रहा है अगर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। और अगर उनको डिविडेंड मिल रहा है क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन सिक्योरिटीज़, तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। हाउएवर अगर कोई भी सिक्किमिस वुमेन है और वो शादी कर ले रही है कोई नॉन सिक्किमिस इंडिविजुअल से आफ्टर 1 अप्रैल 2008 के बाद, तो वो उनके हाथ में अगेन एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है डेट। एक क्वेश्चन ऐसा है कि बिफोर 1 अप्रैल 2008 है, तो उस केस में आपका यहाँ पे वुमेन का भी एग्जेम्प्ट होता। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे शुगर केन वाला अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन बताती हूँ और आंसर अपन यहाँ से करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 1 है कि मिस्टर बी ग्रो करता है शुगर केन और यूज़ द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन इस फैक्ट्री। तो मैंने जो एग्जांपल बताया कि शुगर केन वो करता है और उसको फर्दर प्रोसेस करता है और उसको मैन्युफैक्चर शुगर करता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको दिया है कि वो 30% ऑफ शुगर जो प्रोड्यूस करता है उसको वो सेल कर देता है 10 लाख के लिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें वो जो प्रोसेस कर रहा है वो ऑप्शनल नेचर है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो शुगर केन को ऐसे भी बेच सकता है और उसको शुगर में प्रोसेस करके भी बेच सकता है। तो इस केस में आधा आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा एंड थोड़ा अभी आधा आपका पीजीबीपी होगा। तो यहाँ पे आपको बताया कि कितना वो बेच रहा है। अगर वो जो शुगर केन को नॉर्मली बेच रहा है 30% ऑफ शुगर केन को जो वो बेच रहा है 10 लाख में, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। ठीक है, उसमें अपना जो कॉस्ट लग रहा है वो 5 लाख का लग रहा है और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर जो है वो 14 लाख है और उसका जो मार्केट वैल्यू है 22 लाख है और उसमें वो 1.5 लाख का खर्चा कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और जो शुगर है उसको वो सेल कर रहे हैं 25 लाख में। तो यहाँ पे आपको बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम ही बताना है। तो मैंने इसको यहाँ पे समराइज़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले शुगर केन है और शुगर है, तो 30% शुगर केन को सेल कर रहे हैं 10 लाख में, उसमें जो कॉस्ट लग रहा है वो 5 लाख का लग रहा है और जो 70% है उसका जो कॉस्ट है शुगर केन का वो 14 लाख है। मार्केट वैल्यू यहाँ पे अपने को एफएमवी दे दिया है 22 लाख, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1.5 है और जो शुगर को वो सेल कर रहे हैं वो 25 लाख में कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एक बार बिजनेस इनकम निकाल लेते हैं। बिजनेस इनकम के लिए मैंने यहाँ पे बताया सेल आपको करना है माइनस एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर और माइनस फर्दर प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेल कितना हो रहा है, शुगर को आप सेल कर रहे हैं 25 में, एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट वैल्यू दे दिया आपको 22 लाख, वो ले लेंगे एंड फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कुछ लग रहा है 1.5 लाख, तो इतना आपका 1.5 लाख का क्या होगा बिजनेस इनकम आ जाएगा। नाउ पीजीबीपी इनकम पहले इसमें से भी निकालेंगे और ये वाला जो 30% है उसमें तो टोटल हमारा एग्रीकल्चर इनकम है, पहले इससे निकाल लेते हैं। इसमें निकालने के लिए अपने को एफएमवी लेना पड़ता है एंड फर्दर प्रोसेस वाला लेना पड़ता है, सॉरी अपने को एफएमवी लेना पड़ता है, कॉस्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 22 लाख माइनस 14 लाख आ जाएगा जो कि 8 लाख है। और यहाँ पे शुगर केन का देखेंगे तो यहाँ पे ये 10 लाख पे सेल कर रहे हैं और कॉस्ट 5 लाख का है, तो 10 माइनस 5 करके 5, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम टोटल 8 लाख प्लस 5 लाख 13 लाख हो जाएगा। समझ में आया? एक बार इसको अच्छे से देख लो। आपको पहले बिजनेस इनकम निकालना है, बिजनेस इनकम निकालने के बाद हमने एग्रीकल्चर इनकम निकाला है। एग्रीकल्चर इनकम अपने को 70% का भी निकालना है, 30% का भी निकालना है। ठीक है, ओके। सेकेंड इलिस्ट्रेशन में क्या दिया था, मैं यहीं से पढ़ रही थी कि मिस्टर सी है ना वो मैन्युफैक्चर करता है लेटेक्स फ्रॉम रबर और उसको सेल करता है मार्केट वैल्यू 30 लाख में, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग 10 है और मैन्युफैक्चरिंग 8 लाख है। तो यहाँ पे अपना रूल 7 लगेगा, तो यहाँ पे जो हमारी 65% एंड 35% लगेगा। तो अपने को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 65% एग्रीकल्चर इनकम आएगा, 35% पीजीबीपी आएगा। तो यहाँ पे अपने को टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 लाख में से 10 लाख का कॉस्ट लग जा रहा है और उसमें 8 लाख का भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा है, तो टोटल 12 लाख हो रहा है। उसमें से 65% एग्रीकल्चर इनकम होगा, 35% पीजीबीपी का इनकम होगा। ओके, नेक्स्ट है कि एक ए है जो कि एक लैंड है, जो कि ओनर ऑफ द लैंड है, उसको 5 लाख रुपीज़ रेंट मिल रहा है टूवर्ड्स यूज़ ऑफ द लैंड फॉर फिल्म। तो यहाँ पे क्या वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है? तो बेसिकली ए एक ओनर है लैंड का, वो लैंड को वो रेंट में दिया है एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर को और वहाँ पे उन लोग ना मूवीज़ बना रहे हैं, तो क्या उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा क्या?
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो उन लोग क्या कर रहे हैं, वो लैंड का यूज़ क्या हो रहा है मूवीज़ बनाने के लिए। तो ये इन द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, बिकॉज ये सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नहीं हो रहा है या फिर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए नहीं हो रहा है। उस लैंड में एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, तो उससे जो भी उनको इनकम रिसीव हो रही है उसको हम एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो ये अपना कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही नहीं है। मूवी की हो रहा है इसलिए आपको एक रेंट मिल रहा है, बस यहाँ पे ऐसा बोल दिया आपको क्वेश्चन में कि एक एग्रीकल्चर लैंड था वो, इसलिए हमको ये देखना। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे इसको हम एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये वाला में सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं। ओके उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल इंटीग्रेशन का। यहाँ पे आपको सैलरी दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है, एग्रीकल्चर इनकम दे रखा है एंड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पर। ये देखो इलस्ट्रेशन 1 हो गया, इलस्ट्रेशन 2 भी हो गया। यहाँ पे ये सब रूल 8 मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहाँ है देख लेते हैं। ये लैंड सिचुएटेड मूवीज़ के लिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पार्शियल इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं। यहाँ पे देखो इनकम यहाँ पे आपको फॉर सैलरी दे दिया है, ये कंप्यूटेड है जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं करना है। हाउस प्रॉपर्टी भी आपको कंप्यूटेड है, आपको उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं करना है। एग्रीकल्चर इनकम आपको दे दिया है, एक्सपेंस इनकम फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम, मतलब ये एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको एक्सपेंडिचर दे दिया है। आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है 45 ईयर्स के लिए और 70 ईयर्स के लिए। तो एक में आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होगा 2,50,000, एक में आपका बेसिक एग्जाम्पशन होगा ₹3 लाख। तो यहाँ पे मैंने शायद एक ही का किया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अपने को क्या लिखना है, अपने को नॉन एग्रीकल्चर इनकम लिख लेना है, मतलब 2,80,000 प्लस 2,50,000 लेके 5,30,000 आ जाएगा। सेकंड स्टेप अपने को एग्रीकल्चर इनकम लिखना है, तो 4,80,000 में से 1,70,000 माइनस करेंगे क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस थे वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम थे। ठीक है, अब सी में अपन 5,30,000 और 3,10,000 को ऐड कर देंगे, 8,40,000 आ जाएगा। अब 8,40,000 में अपन क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे, जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम हुआ उसमें अपन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऐड कर देंगे। मैं 45 ईयर्स वाला ली हूँ, 70 वाला नहीं ली हूँ। उसमें बेसिकली आपको उसका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2,50,000 ऐड कर लिया, जो कि 5,60,000 हो रहा है। अब इस 5,60,000 में आपको क्या करना है, अगेन टैक्स निकाल लेना है एंड 80500 माइनस 24550 करेंगे तो अपना टोटल टैक्स इतना आ रहा है, उसमें अपन सेस लेंगे 582,400 का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको ये वाला बताते हैं, ये स्टेटमेंट बना दिया है। सैलरी HP आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम हमारे हिसाब से 3,10,000 का आया था और उसमें हमारा जो एग्जाम्प्ट है वो 3,10,000 पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम 5,30,000 है, डिडक्शन नील है, तो टोटल इनकम अपना 5,30,000 होगा। ठीक है, ये देखो 5,30,000 पहले से निकाल लिया है एंड देन पार्शियल इंटीग्रेशन किया है। 70 ईयर्स के लिए देखो यहाँ पे 3 लाख को ऐड कर दिया है 2,50,000 की जगह पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ₹5 लाख वॉज पेड ऑन 17 मार्च 2020 बाय गवर्नमेंट एज कंपनसेशन टू फैमिली हु लॉस्ट हिज सन ऑन बॉम्ब ब्लास्ट। तो यहाँ पे अपने को बताया कि गवर्नमेंट को पे हो रहा है, किसको पे हो रहा है, गवर्नमेंट पे कर रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट रहा है, उसमें उसका जो सन था वो मर गया। तो यहाँ पे जो डिजास्टर है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से बताया है कि कोई भी मिसहैप, कोई भी कैलेमिटी जो कि नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट से या किसी भी नेग्लिजेंस से हो तो भी हो, और उसका सब्सटेंशियली लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हो रहा है तो उसको हम डिजास्टर मानेंगे, और जो भी कंपनसेशन रिसीव हो रहा है फॉर डिजास्टर वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो इसका आपको मैं वर्डिंग्स फिर से पढ़ा देती हूँ। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 5 लाख वॉज पेड ऑन इतना टू पेरेंट ऑफ अमित बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ पे अपने को ये बताया कि जो डिजास्टर है वो उसका डेफिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से देंगे। कोई भी मिसहैप, कैलेमिटी या ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया, और वो नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, नेग्लिजेंस से भी हो सकता है, बट सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ हो या ह्यूमन सफरिंग हो या डैमेज हो या कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो या फिर एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगा, अगर कोई और पे करेगा तो उसमें हमारा एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किमिस वुमेन वाला। सिक्किमिस वुमेन मैरी करी एक नॉन सिक्किमिस को ऑन 1/8 को। अपना जो डेट है वो 1/4/8 को है, तो ये जो इसका जो रेंटल इनकम हो रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगेन इसका क्वेश्चन सेम
यहाँ पे है, रुको देखते हैं। देखो ये सब बहुत सारे इनकम है एक्चुअली, एग्जाम्प्ट इनकम, बट अगेन ड्यूरिंग द कोर्स हम जब पढ़ते जाएंगे हमको पता चलते रहेगा कि कौन कौन से एग्जाम्प्ट होंगे, बट जो इम्पोर्टेंटली एग्जाम्प्ट हैं जिसके क्वेश्चंस हैं वो अपन कर ले रहे हैं। तो ये रहा कि मिस्टर जे एक सिक्किमिस वुमेन है, वो मैरी कर रही है एक नॉन सिक्किमिस को ऑन 1 जनवरी 2008। तो वो 1 अप्रैल 2008 के बाद अगर मैरी करी तो उसके हैंड में क्या होता, वो टैक्सेबल होता। बट यहाँ पे उसको जो भी रिसीव हो रहा है रेंट ऑफ ₹12 लाख वो एग्जेम्प्ट होगा। एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ सी हैज़ मैरिड ऑन 16 अप्रैल 2008? यस, हमारा आंसर डिफरेंट। हाउएवर इफ सी हैज़ मैरिड मिस्टर के ऑन 16 अप्रैल द एग्जाम्पशन वुड नॉट बी अवेलेबल, हमको एग्जाम्पशन नहीं मिलता। ओके अभी टाइम आता है अपन ये वाला SEZ वाला करें, दैट इज़ ये वाला 10AA वाला एग्जाम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि अगर कोई भी अंडरटेकिंग जो कि मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है कोई भी आर्टिकल, कोई भी थिंग या कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, SEZ में, ठीक है, तो कोई भी अंडरटेकिंग अगर मैन्युफैक्चर करती है कोई भी आर्टिकल या कुछ भी चीज़ अगर SEZ में, तो जो फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर होंगे ना, उसमें जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होंगे, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होंगे उसमें 100% का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% का एग्जेम्पशन मिलेगा। और उसके फर्दर नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको क्या होगा, जितना भी आप अमाउंट डेबिट कर रखे हैं PL में या फिर आप उसको क्रेडिट कर रखे हैं SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व में, ठीक है, एक रिजर्व क्रिएट करना रहता है, उसमें जितना भी आपका अमाउंट क्रेडिटेड है या आप जितना भी PL में डेबिट कर रखे हैं या फिर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज़ लोअर, उतना का रिडक्शन मिलेगा। ठीक है ना, व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट? तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे इसका ये तरीका है कि ये वाला बेसिकली आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि सपोज टोटल टर्नओवर में से कुछ टर्नओवर हमारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट का हो रहा है, तो अपने को जानना है कि जितने भी, अब देखो अपन यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आर्टिकल्स SEZ में, उसमें अपने को प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कुछ अपन एक्सपोर्ट करते हैं, तो कितना पोर्शन हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब PGBP ऑफ यूनिट लोकेटेड इन SEZ, तो अपने को जितना भी PGBP हुआ उसमें से इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर करेंगे। Now, what do you mean by export turnover? Export turnover मतलब consideration of export bought into India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the previous year. तो जितना भी consideration of export हमने इंडिया में लाए हैं in convertible foreign exchange, चाहे वो रुपीज़ में लाए चाहे वो डॉलर में लाए, from within 6 months from the end of the previous year के एंड के within 6 months हम ला रहे हैं, और एज टाइम प्रिस्क्राइब बाय RBI, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट टर्नओवर बोलेंगे। रिजर्व अकाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड पुट टू यूज विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व वॉज क्रिएटेड। और ये जो रिजर्व हम क्रिएट करें इससे हम नया प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करेंगे और उसको हमको विद इन 3 years में पुट टू यूज़ करना है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसमें PGBP लग जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, फर्दर यहाँ पे ओके एक बार फिर से बताती हूँ। 10AA में अगर कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी आर्टिकल थिंग हो या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा, तो फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का एग्जाम मिलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 50% का मिलेगा। एंड देन नेक्स्ट 5 के लिए आपका जो भी, अगर आपने अमाउंट आपने जो अमाउंट क्रेडिट कर रखा है SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में, आइदर वो उतना एग्जाम मिल जाएगा या फिर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज़ लोअर, उतना का आपको क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे आपने जो अमाउंट क्रेडिट कर रखा है SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस में, उससे आप नए प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर सकते हैं। एंड देन आपको उसको विद इन 3 years पुट टू यूज़ करना है। ये आपका ऑब्वियसली 11th ईयर में आने वाला है, क्योंकि उसी टाइम अपने को रिजर्व का देखना है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होगा, तो आपका जितना भी इनकम हो रहा है फ्रॉम द यूनिट जो कि लोकेटेड है इन SEZ, उसमें से आपको इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर करना है। एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब जो भी आप कंसिडरेशन इंडिया में ला रहे हैं कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में विद फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के विद इन 6 month के अंदर, ठीक है, या फिर अगर RBI उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर रहा है तो उस टाइम पीरियड को भी। उसके बाद यहाँ पे ओके ये वाला हो गया। यहाँ पे फिर वो हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसमें हमारा फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ये सब हमारा क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा एक्सपोर्ट टर्नओवर वाले में। क्लियर है? और जो टोटल टर्नओवर है वो इंक्लूड नहीं करेगा अगेन यही फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस वगैरह। और टोटल टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करेगा, ऑब्वियसली टोटल टर्नओवर में आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड करेगा, डोमेस्टिक टर्नओवर इंक्लूड करेगा, एक्सपोर्ट टू विच
एक्सपोर्ट टर्नओवर विच इज़ नॉट रिसीव इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज वो भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर अपने को जो ऊपर न्यूमरेटर में चाहिए वो जो हमारा कन्वर्टेबल होगा फॉरेन एक्सचेंज में वही आएगा, बट जो हमारा टोटल टर्नओवर है उसमें वो एक्सपोर्ट टर्नओवर तो आएगा, उसके साथ वो एक्सपोर्ट टर्नओवर आएगा जो कि जिसके लिए हमको फॉरेन करेंसी नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ अगर कोई डोमेस्टिक टर्नओवर है तो वो भी आएगा। वो दोनों को डिवाइड करके आपका जो भी पीजीबीपी हो रहा है एसईजेड में उसको आपको करना है, एंड दैट कम्स योर एक्सपोर्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके क्वेश्चंस का लेते हैं, एंड उसके बाद सिर्फ एक ही कंसेप्ट और रहेगा, एंड देन हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन हम स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं एंड देन आंसर यहाँ से पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 7 है, पेज नंबर 45 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाई लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए हमारा जो है वो 100 का है। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनिट ए 30 है। एक्सपोर्ट टर्नओवर दे दिया 50। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी जो कि लोकेटेड है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में वो है 200, और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनिट बी है 20। ओके, तो अपने को रिडक्शन करना है सेक्शन नंबर 10A। एज्यूमिंग की जो वाई लिमिटेड है वो अपना बिजनेस कमेंट्स किया है एसईजेड में और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में इन द ईयर 16 एंड 17। अभी हम जो 10AA पढ़ के आ रहे हैं क्या उसमें डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मेंशन हुआ था? नहीं मेंशन हुआ था। दैट मीन्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में अगर तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है उसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं होगा। यहाँ पे एसईजेड में ही एग्जाम्पशन मिलेगा। एसईजेड में एग्जाम्पशन हमने पढ़ा है। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस हमारा 30 है, एक्सपोर्ट टर्नओवर 50 है, एंड टोटल टर्नओवर 100 है। तो 30 इंटू 50/100 करेंगे तो फर्स्ट 15 लाख होगा। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर के लिए 15 मिलेगा, देन हम नेक्स्ट के लिए 50% के हिसाब से मिलेगा, एंड देन हमें अगेन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ पहले के लिए पूछ रहा है, कोई डेट्स वगैरह ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे अपन अच्छा सॉरी डेट्स मेंशन हुआ है 16 17 में हुआ है। तो यहाँ पे कितने ईयर हो रहे हैं? फर्स्ट 5 ईयर्स के विद इन ही हमारा यहाँ पे 15 लाख का अपने को रिडक्शन मिल जाएगा, और कोई भी डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा DTAA के लिए। ओके, उसके बाद ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही है। एक हमारा 10AA के ऊपर है कि ये नॉर्मल सा है। तो ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेंट ऑफ ₹60,000 चार्ज फ्रॉम टेनेंट जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुआ है लैंड सिचुएटेड इन इंडिया में, और उसको वो यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो टेनेंट है वो इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ रहा है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो यहाँ पे जो रेंट ऑफ 60,000 है फॉर लेटिन ऑफ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि इनकम ऑफ 75,000 डेराइव फ्रॉम आनंद नर्सरी। मैंने कहा है कि नर्सरी वाला एग्रीकल्चर इनकम आएगा, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। गाइटोंडे बॉर्न एंड बॉट अप इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, उसका नेट प्रॉफिट है 2,25,000 फ्रॉम द बिजनेस लोकेटेड इन सिक्किम। तो कोई भी आपका सोर्स से इनकम हो रहा है और वो सिक्किम के स्टेट में हो रहा है तो वहाँ पे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है सिक्योरिटीज़ में कहीं से भी हो, ठीक है, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। रुद्रा लिमिटेड का 1 यूनिट है एसईजेड में, अदर है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। कंपनी प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग डिटेल्स। रुद्रा लिमिटेड का टोटल देखो यहाँ पे एसईजेड अपने को नहीं बताया है। यहाँ पे रुद्रा लिमिटेड का टोटल बताया है और यहाँ पे DTA बताया है। टोटल सेल 6 लाख है, उसमें से अपना 6 करोड़ है, उसमें से अपना 2 करोड़ DTA का है। एक्सपोर्ट सेल इतना है तो उसमें से इतना DTA है। नेट प्रॉफिट इतना है, उतना में से अपना DTA का है। कैलकुलेट एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA for the assessment year if both the units were set up and start manufacturing from 2012 and both the units were started and manufactured from 2016। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो रुद्रा लिमिटेड क्या दिया है एंड DTAA क्या दिया है। DTAA का तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो यहाँ पे अपने को एसईजेड यूनिट का निकालना है। तो एसईजेड में हम रुद्रा माइनस DTAA कर लेंगे तो हमारा टोटल सेल इतना हो जाएगा, एक्सपोर्ट सेल इतना हो जाएगा, एंड नेट प्रॉफिट इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो स्टार्ट हो रहा है 2022 मई 2012 से हो रहा है। तो ये बेसिकली कौन से ईयर से हो रहा है? 12 एंड 13 से हो रहा है। और अभी जो हमारा ईयर है वो 1920 है। तो अभी जो ईयर है 1920 है, तो ये बेसिकली 7 ईयर्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर्स के अपने को 100% मिलेगा, बट अभी 7th ईयर तो यहाँ पे अपने को 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है? अपना नेट प्रॉफिट है 60 इंटू 60 इंटू 300/400 आएगा। ठीक है, उसका 50% कर लो तो अपना इतना अपना क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट होगा ना। अगर अपना जो स्टार्ट हुआ था वो 14 मई 2016 में हुआ था, तो ये 16-17 में हुआ था, तो अभी उसका सिर्फ 3 ईयर्स हुआ है। तो इसमें अपन 60 इंटू 300/400 करेंगे, इसमें 100% आएगा, दैट इज़ 45 लाख आएगा। ठीक है, ये देखो 50% फर्स्ट केस में और यहाँ पे 100% 45 लाख के केस में आएगा। एंड यहाँ पे रुद्रा लिमिटेड और यूनिट इन जीटीए और यूनिट इन एसईजेड दोनों को माइनस करके निकाल दिया गया है। ओके, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बचा हमारे पास, वो है ये
14A, restriction on allowability of expenditure under section number 14A. तो यहाँ पे 14A क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंड अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी अगर आपका एग्जेम्प्ट इनकम है, वो इनकम के लिए आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इनकम में आपको टैक्स देना नहीं है, एक्सपेंस आप डिडक्ट कर ले रहे हो तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। दिस डिसअलाउ एक्सपेंडिचर फॉर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, दैट इज 10 to 13B। दस द प्रोविजन कैन नॉट बी, मतलब जो भी सेक्शन नंबर 10 से लेकर 13B में जो भी इनकम है वो हमारे एग्जेम्प्ट इनकम है, देयरफॉर उसके जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। दस दिस प्रोविजन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर डिसअलाउड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6। तो यहाँ पे यही क्लियर किया है कि जो हमारा एग्जेम्प्ट इनकम है उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे 10 से 13B तक नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर चैप्टर नंबर 6A का रिडक्शन है तो उसके लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पे आ जाओ, इसका नेक्स्ट पेज में मैं बता रही हूँ आपको एक चीज़, ये यहाँ पे रूल 8D है। रूल 8D क्या है कि बेसिकली जो भी आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हो, अगर असिस्टेंट ऑफिसर को लग रहा है कि हाँ आपने जो एक्सपेंडिचर क्लेम किया है वो सही है तो कुछ भी नहीं होगा। बट अगर असिस्टेंट ऑफिसर को लग रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं है विथ योर क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे रूल 8D लगेगा। व्हाट इज रूल 8D? द एक्सपेंडिचर यहाँ पे है, द एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम नॉट फॉर्म इन पार्ट ऑफ टोटल इनकम शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो उस केस में असिस्टेंट ऑफिसर क्या बताएगा कि क्या एक्सपेंडिचर होगा उस केस में। तो जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट इनकम है वो हमारा फॉर्म पार्ट नहीं करेगा फर्स्ट में। सेकंड में आपको 1% लेना है। 1% किसका लेना है? एनुअल एवरेज ऑफ द मंथली एवरेजेस ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम विच डू नॉट फ्रॉम द टोटल पार्ट ऑफ द इनकम। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि 1% लेना है किसका? एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का। ठीक है, और वो फिर टोटल अमाउंट डिसअलाउड होगा आपका अंडर सेक्शन नंबर 14A में। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक CBDT सर्कुलर है, वो भी देख लेते हैं कि अगर कोई भी लमसम एक्स ग्रेटिया पेमेंट अगर हम पेमेंट हो रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, या लोकल अथॉरिटी कर रहा है, या PSU कर रहा है, किसको कर रहा है? कोई भी विडो या लीगल है हायर ऑफ एम्प्लॉय जो कि डाइड हुआ है इन द एक्टिव सर्विसेज। ठीक है, अगर सपोज कोई एक्टिव मतलब कोई सर्विस के टाइम अगर कोई वो हुआ है जिसकी डेथ हुई है, तो उसका वीडियो और लीगल है को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, PSU कोई भी लमसम ग्रेटिया पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि कोई भी अगर आर्म्ड फोर्सेस डाई हो रहा है इन ऑपरेशनल ड्यूटीज़, तो जो फैमिली पेंशन मिलने वाला था वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो बेसिकली सारे कंसेप्ट्स हो गए हमारे यहाँ पे, और हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए हैं अपने। तो ये मैं जो नोट्स हैं ये मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगी। देन दैट्स इट गाइस, ये हमारा एग्जाम इनकम खत्म होता है एंड ये मैं भी अपलोड कर दूँगी एंड देन वी विल बी डूइंग क्लबिंग। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय।